मैं रोशन सा स्वागत करता हूं आप सभी का रोशन सा स्टडी पॉइंट पे। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 12th क्लास हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 4 जिसका नाम है विचारक, विश्वास और इमारतें। इस चैप्टर से हम मोस्ट इंपॉर्टेंट बॉक्स देखने वाले हैं। जितने भी हमारे इस चैप्टर में बॉक्स दे रखे हैं इन तीनों ही रंग में, उन सभी बॉक्स को हम समझने वाले हैं। क्योंकि मैंने आप लोगों को पहले ही बता दिया है कि भाई बॉक्स को करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि एमसीक्यू क्वेश्चंस जो आएंगे उसमें से बॉक्स से भी कुछ क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अब देखिए चैप्टर की वीडियो की बात कर लेते हैं भाई लोग। चैप्टर की वीडियोस को देखना बहुत ज़रूरी है। अगर आप चैप्टर की वीडियो को देख रखे हैं तो आपको बहुत सारी चीज़ें पता होगा। बाकी बॉक्स के बारे में मैंने बॉक्स से जब चैप्टर की वीडियो जब बनाया था तो बॉक्स के बारे में कोई ज़्यादा जानकारी मैंने नहीं दी थी, इसीलिए बॉक्स की वीडियो मेरे को अलग से बनाना पड़ रहा है। तो चैप्टर की वीडियो को मैंने कुल मिला के आप लोगों को 5 पार्ट्स में प्रोवाइड करा दिया है, ठीक है। और इसके अलावा आप लोग अगर एमसीक्यू क्वेश्चन की वीडियो देखना चाहते हैं तो भाई एमसीक्यू क्वेश्चन की वीडियो भी काफ़ी पहले ही मैं अपलोड कर चुका हूँ। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, नोट्स का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप लोग पीडीएफ को जरूर डाउनलोड कर ले। उस नोट से आप अगर स्टडी करेंगे तो आपकी स्टडी और ज़्यादा बेहतर हो जाएगी, ठीक है। तो मैं आपको बताता रहता हूँ भाई वीडियो में कि भाई आपको पहले क्या करना है, वीडियोज़ को देखना है। चैप्टर की वीडियोज़ को 1 बार 2 बार 3 बार आप देखिए, आपको मज़ा आता है चैप्टर की वीडियो को देखने में, जाहिर सी बात है। तो वीडियो को देख लिया, उसके बाद नोट्स से आपको क्या करना है, हर एक टॉपिक को रीड करना है, क्योंकि उस नोट्स में हर एक टॉपिक को मैंने कवर किया है। वहाँ से जो भी सीबीएसई बोर्ड में जो अभी तक क्वेश्चन पूछे गए उन सभी क्वेश्चन को मैंने ऐड कर रखा है। तो नोट्स को जरूर डाउनलोड कर ले। आगे हम अब अपने बॉक्स को देखना स्टार्ट करते हैं। सो दोस्तों, अगर हम इस चैप्टर के नाम की बात करें, चैप्टर का नाम है विचारक, विश्वास और इमारतें। तो नाम के अर्थ की बात कर लेते हैं। विचारक यानी कि जो विद्वान जिन्होंने कोई अपना नया विचार दिया है, किसी समस्या को सुलझाने के लिए जो अपने विचार दिए वो विचारक हो जाएंगे। जैसे कि गौतम बुद्ध है, महावीर जैन है, इसके अलावा सुकरात, प्लेटो, अरस्तु जैसे बहुत सारे विचारक हुए पुराने समय में, प्राचीन काल में। विश्वास यानी कि देखिए हम सभी ना किसी धर्म में विश्वास करते हैं, है ना। हर एक व्यक्ति किसी न किसी धर्म में विश्वास करता है। तो यहाँ पे हम विश्वास यानी कि धर्म की बात करने वाले हैं। जैन धर्म, बौद्ध धर्म, हिंदू धर्म। इस चैप्टर में इन तीनों धर्मों का इतिहास बताया गया है। इन तीनों धर्मों का उदय कैसे कैसे हुआ है उसके बारे में समझाया गया है। इमारतें मतलब क्या है? इमारतें यानी कि हर एक धर्म को संबोधित करने वाली कुछ न कुछ इमारतें होती है। जैसे कि हिंदू धर्म की बात करें तो मंदिर है, इस्लाम धर्म की हम बात करें मस्जिद है ना। इसी तरीके से हम बात करें ईसाई धर्म की तो चर्च यानी कि गिरजाघर है, ठीक है। तो ये इमारतों की अगर हम बात करें तो बौद्ध धर्म को संबोधित करने वाली इमारतें स्तूप का इतिहास इस चैप्टर में समझाया गया आप लोगों को। इसके अलावा हिंदू धर्म में मंदिरों का इतिहास आपको बताया गया कि भाई मंदिरों का निर्माण प्राचीन काल में किस तरीके से होता था, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपको इस चैप्टर में समझने को मिलेगा। चैप्टर का समय काल क्या है? 600 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईस्वी। और इस चैप्टर में हम धार्मिक इतिहास की बात करने वाले हैं, मतलब धार्मिक इतिहास को आपको समझाया गया इस चैप्टर में। दोस्तों, अगर हम इस चैप्टर में बॉक्स की बात करें तो सबसे पहला बॉक्स आपको इस पेज पे नज़र आ रहा होगा। पहले ही पेज पे बॉक्स दे रखा है, ठीक है। सांची 19वीं सदी में, कोई खास जानकारी नहीं दे रखी है। तो यहाँ से आप इसको पढ़ेंगे तो कोई खास जानकारी नहीं मिलेगी। यहाँ पे आपको एक चीज़ बहुत ही ध्यान से याद करना है इसको, ताज उल इकबाल तारीख भोपाल, ठीक है। ये एक पुस्तक का नाम है और ये आत्मकथा है। इसको हम हिंदी में बोलते हैं भोपाल का इतिहास, ठीक है। इसका मतलब क्या है? भोपाल का इतिहास यानी कि ताज उल इकबाल तारीख भोपाल। ये एक आत्मकथा है। किसकी आत्मकथा है ये? शाहजहाँ बेगम की। आपको पता है कि भाई सांची के स्तूप के संरक्षण में सबसे ज़्यादा योगदान शाहजहाँ बेगम ने दिया था। और शाहजहाँ बेगम का जो मतलब इनकी जो आत्मकथा है उसका नाम क्या है? ताज उल इकबाल तारीख भोपाल, यानी कि भोपाल का इतिहास। ये चीज़ आप याद कर ले। ये मैंने देखा है 18, 19 या 20 के आसपास जो क्वेश्चन पेपर बना था उसमें एमसीक्यू में क्वेश्चन पूछा गया था। बाकी इस चीज़ में अगर हम बात करें तो यहाँ पे कोई खास जानकारी नहीं दे रखी है, आप इसको रीड कर ले। आगे देखिए अगले पेज पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बॉक्स बता रखा है, उसमें मतलब बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी दे रखी है। बौद्ध ग्रंथ किस तरीके से तैयार किए जाते थे और संरक्षित किए जाते थे, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। यहाँ से लॉन्ग क्वेश्चन भी आ सकता है। मैंने सीबीएसई बोर्ड का क्वेश्चन पेपर उठा के देखा तो यहाँ से क्वेश्चन बना हुआ था, ठीक है। वैसे बॉक्स से लॉन्ग क्वेश्चन आने के चांसेस नहीं है, क्योंकि मैंने आप लोगों को पहले चैप्टर में ही दिखा दिया था कि ये जो बॉक्स जितने भी दे रखे हैं वो परीक्षा में मूल्यांकन हेतु नहीं है। तो समझ लो कि भाई मतलब 99% चांस ये है कि आपके बॉक्स से कोई लॉन्ग क्वेश्चन नहीं आएगा। अब देखिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और आपको जानना भी चाहिए कि जो बौद्ध ग्रंथ थे उसको किस तरीके से तैयार किया जाता था और उसको कैसे सुरक्षित रखा गया। देखिए तो आपको पता है कि गौतम बुद्ध क्या करते थे, एक जगह से दूसरी जगह पर घूमते रहते थे और घूम घूम के अपनी शिक्षा का, अपने उपदेशों का प्रचार करते थे। और ये प्रचार कैसे होता था? मौखिक रूप से। उस समय इसको लिखा नहीं गया था, लिखा तो बाद में गया, है ना। तो लिखने के लिए क्या हुआ कि भाई यहाँ पे उनके जो शिष्य थे, जो वरिष्ठ शिष्य थे, वरिष्ठ शिष्यों का जो दल था यानी कि जो ज़्यादा ज्ञानी थे, वो सब इकट्ठे हुए। कहाँ पे? वैशाली की बात करें तो भाई आधुनिक वैशाली मेरा गाँव है, ठीक है ना।
वैशाली में ही मेरा गांव है, मैं वैशाली से हूँ, बिहार में। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ, वहाँ पे बहुत सारे जो वरिष्ठ संत थे, उनके जो शिष्य थे गौतम बुद्ध के, इकट्ठे हुए और उन्होंने क्या किया, गौतम बुद्ध के उपदेशों को, उनकी शिक्षाओं को त्रिपिटक के रूप में एक तरीके से संग्रहित किया। मतलब त्रिपिटक में उनके जो भी उपदेश थे, उनकी जो बातें थी, उनके जो नियम थे, उसको लिख दिया। अब त्रिपिटक का मतलब क्या है, देखिए त्रिपिटक का मतलब है 3 टोकरियाँ, यानी कि कहने का मतलब है कि बौद्ध ग्रंथों को 3 भागों में बांटा गया है, इसीलिए इसको हम त्रिपिटक बोलते हैं। 3 टोकरियों के रूप में उनकी शिक्षाओं को रखा गया है, जिसमें से हम त्रिपिटक की बात करें, नाम की बात कर लेते हैं तो विनय पिटक। विनय पिटक क्या है, बौद्ध संघ और जो मठ के जो नियम बनाए गए थे। आपको पता है कि गौतम बुद्ध ने क्या किया था, बौद्ध संघ की स्थापना की थी और उसके बहुत सारे नियम बना दिए थे। तो बौद्ध संघ के नियम के बारे में हमें कहाँ से जानकारी मिलती है, विनय पिटक से मिलती है। इसके अलावा हम बात करें शुद्ध पिटक की, तो शुद्ध पिटक से हमें क्या पता चलता है, शुद्ध पिटक से हमें गौतम बुद्ध की शिक्षाओं का पता चलता है। शिक्षाओं का जो वर्णन है वो किसमें किया गया, शुद्ध पिटक में किया गया है। और आखिरी है अभिधम पिटक। अभिधम पिटक में हमें बौद्ध दर्शन के जो नियम है ना, या बौद्ध धर्म के जुड़े जो एक तरीके से मुख्य विषय है, उसको इसमें शामिल किया गया। बौद्ध दर्शन के जो मुख्य विषय, इसको अभिधम पिटक में शामिल किया गया। तो 3 पिटक है, 3 टोकरियाँ है, सबसे पहले विनय पिटक, उसके बाद शुद्ध पिटक, उसके बाद अभिधम पिटक। ठीक है, तो इसको हम त्रिपिटक बोलते हैं। अब देखिए इन सभी ग्रंथों के बारे में अगर हम बात करें तो कुछ चाइना के तीर्थयात्री भी भारत में आए थे और वो भी जो बौद्ध ग्रंथ है उसको अपने साथ चाइना भी लेके गए थे। ठीक है, उनका अनुवाद भी करवाया था ताकि बौद्ध धर्म को और तेज़ी से फैला जा सके। तो यहाँ पे हम 2 चाइना से आने वाले बौद्ध तीर्थयात्री की हम बात करें, फासियन है एक और एक सुवेंतसांग है। ठीक है ना, आपको पता होगा कि जो फासियन है वो लगभग 5वीं सदी, 4वीं-5वीं सदी के आसपास आया था, और सुवेंतसांग जो है वो 7वीं सदी के समय काल में आया था, जब भारत में हर्षवर्धन का काल था, हर्षवर्धन के समय काल में ही आया था। और इन्होंने भारत के बहुत सारे बौद्ध ग्रंथों को कहाँ ले गए थे, चाइना ले गए, वहाँ पे इसको चाइनीज भाषा में अनुवाद करवाया और इससे बौद्ध धर्म को और ज़्यादा फैलाने में मदद मिली, हेल्प मिली। अब देखिए और एक और चीज़ अब आपको बताना होगा कि बौद्ध ग्रंथ जो लिखा जाता है उसकी भाषा क्या है। तो भाषा में सिंपल सा अगर एक नंबर में कोई क्वेश्चन आता है कि बौद्ध ग्रंथ की भाषा क्या है, तो पाली भाषा बताएंगे। कौन सी भाषा बताएंगे भैया, पाली भाषा। लेकिन बाद में इसको और दूसरे मतलब भाषाओं में भी अनुवाद किया गया था, और इसके अलावा ज़्यादातर मतलब बौद्ध ग्रंथ या तो पाली में लिखे गए थे या बाद में कुछ संस्कृत में भी लिखे गए थे बाद में। और ज़्यादा समय काल की बात की अगर हम बात करें तो इसको फिर दूसरे भाषाओं में भी अनुवाद किया गया, जैसे कि चीनी, तिब्बती भाषा है, उन सभी भाषाओं में इसका अनुवाद किया गया था। ठीक है, तो ये इस बॉक्स में ये सारी चीज़ें बता रखी है। दोस्तों अगले पेज पे हम आए तो यहाँ पे एक बॉक्स दे रखा है, नियतिवाद और भौतिकवाद का मतलब बता रखा है। सिंपल शब्दों में आप समझ लिए कि भाई नियतिवाद यानी कि नियति, ये मानते हैं कि भाई जो हमारे जीवन में जो भी है वो पहले से क्या है, निर्धारित है ना। नियति ने क्या कर दिया, सब कुछ निर्धारित कर दिया है और किस्मत में जो लिखा है वो होके रहेगा, उसको बदला नहीं जा सकता है ना। ये हो गया नियतिवाद। और भौतिकवाद की बात करें तो ये अलग विचारधारा को मानते हैं और ये कहते हैं कि भाई हमें अपनी ज़िंदगी को बिल्कुल खुल के जीना चाहिए, ऐशो आराम की ज़िंदगी जीनी चाहिए, विलासतापूर्वक ज़िंदगी जीनी चाहिए, है ना। एक ही ज़िंदगी मिली है, जी भर के जियो। ये भौतिकवादी विचारधारा है। और कोई खास जानकारी भाई इस बॉक्स में नहीं दे रखी है। मैंने आप लोगों को पहले बता दिया कि वैगनी रंग के बॉक्स से कोई खास क्वेश्चन नहीं बनता है, स्रोत आधारित है। तो स्रोत आधारित अलग से क्वेश्चन आते हैं जिसमें से आपको आंसर को ढूंढ के करना होता है ना। तो यहाँ से कोई खास हमें चीज़ें नहीं जाननी है। दोस्तों अगले पेज की हम बात करें, अगले पेज पे संत चरित के बारे में बता रखा है। संत चरित है क्या, तो संत चरित ऐसे ग्रंथ होते हैं जैसे हमें किसी संत के बारे में, पुराने समय में जो साधु संत थे उनके बारे में, और किसी वो जो पुराने समय के जो धार्मिक नेता थे उनके बारे में हमें इन संत चरित से जानकारी मिलती है। उनकी उपलब्धियों का वर्णन इसमें किया जाता है, उनके उनका गुणगान किया जाता है इस संत चरित में। ठीक है, लेकिन इसमें कई बार गलत जानकारियाँ भी दी जाती है, ये पूरी तरीके से सही नहीं होते हैं। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे चैत्य के बारे में बता रखा है। चैत्य क्या होता है भाई, तो देखिए कई बार क्या होता है ना कि जैसे शव दाह होता है, मतलब किसी शव को जलाया गया और शव को जलाने के बाद क्या होता है कि अस्थियाँ बच जाती है। तो उस अस्थियाँ को एक चबूतरा टाइप का होता है, ठीक है, मतलब टीला बना होता है वहाँ पे। उस टीले के ऊपर क्या कर देंगे, उन अस्थियों को रख देंगे। अस्थियों को क्या कर दिया, वहाँ पे रख दिया, उसको क्या बोलेंगे, चैत्य बोलेंगे। ठीक है, लिखा भी गया, शव दाह के बाद शरीर के कुछ अवशेष टीले पर सुरक्षित रख दिए जाते थे। अंतिम संस्कार से जुड़े ये टीले चैत्य के रूप में जाने गए, मतलब ये पूरा क्या कहलाएगा, चैत्य कहलाएगा। ठीक है, समझ गए होंगे चैत्य का मतलब। आगे बढ़ते हैं। देखिए मैप के ऊपर, इस चैप्टर की जो मैप है, मैप के ऊपर भी बहुत जल्दी मैं वीडियो बना के लाऊंगा, क्योंकि पहले और दूसरे चैप्टर के अधिकांश मैप मैं
करवा दिया है मैंने, तो उन दोनों चैप्टर के मैप को करवाने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन चौथे चैप्टर से भी एक मैप बनता है, तो मैप की वीडियो भी मैं आप लोगों के लिए बहुत जल्द लेकर आने वाला हूँ। बाकी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की बात करें तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो भी बहुत जल्द लेकर आने वाला हूँ। कल परसों तक आपको इस चैप्टर का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो भी मिल जाएगा। ये बॉक्स में भी कोई खास जानकारी नहीं दे रखी है, तो देखिए इस चैप्टर में बहुत ही कम बॉक्स दे रखे हैं। यहाँ पर हम हीनयान और थेरवाद की बात कर लेते हैं, ठीक है। तो हीनयान और थेरवाद आपको पता है कि भाई एक ही मतलब लोग है। और मैं आपको बता दूं कि ये एक तरीके से क्या है, हीनयान जो परंपरा है वो बौद्ध धर्म की पुरानी परंपरा मानी जाती है। मतलब बाद में क्या होता है आपको पता होगा कि बौद्ध धर्म जो है वो दो भागों में बढ़ जाती है। एक तो आपका महायान परंपरा है ना, और दूसरा हीनयान। तो जो महायान है वो गौतम बुद्ध को मूर्ति रूप में क्या करना कर देते हैं, पूजना स्टार्ट कर देते हैं और गौतम बुद्ध को भगवान बताना स्टार्ट कर देते हैं। लेकिन दूसरी तरफ जो हीनयान वाले हैं वो क्या करते थे, मतलब एक तरीके से गौतम बुद्ध के उपदेशों को ही फॉलो करते थे, गौतम बुद्ध को इंसान मानते थे। तो महायान परंपरा बाद में आया और इन लोगों ने, महायान वालों ने क्या किया, जो लोग गौतम बुद्ध को इंसान मानते थे उनके उपदेशों को बस फॉलो करते थे, उनको हीनयान कहना स्टार्ट कर दिया। और इनको एक तरीके से थेरवादी भी कहा जाता है। और थेरवादी का मतलब क्या होता है, जो एक तरीके से अपने शिक्षकों के रास्ते पे चलते, जो उनके टीचर ने जो उनको रास्ता बताया है उस पे जो चलते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, थेरवादी बोलते हैं, ठीक है। एक तरीके से हीनयान और थेरवाद एक ही है। आगे देखते हैं, आगे अगर कोई बॉक्स दे रखा है तो उसको भी हम कर लेते हैं। लेकिन भाई आगे कोई बॉक्स अपने को तो नज़र आ नहीं रहा है, यानी कि इस चैप्टर में और कोई बॉक्स नहीं है। तो कुल मिला के कहने का मतलब ये है कि भाई बॉक्स जो भी 2-4 बॉक्स इस चैप्टर में बता रखे थे वो मैंने आपको करवा दिया है। बाकी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो 1-2 दिन में आपको प्रोवाइड करा दूंगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दे, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दे, ताकि मेरे चैनल पे आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, मिलते हैं अगली वीडियो में।